नमस्ते बच्चों। एमसीक्यू की जो तैयारी हमारी चल रही है सेमेस्टर 1 की, उसी में अगली कड़ी है हमारी आज का ये पेपर। तो यह प्रश्न पत्र आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, और नहीं भी लेंगे तो भी आप इस वीडियो पर तो ये अवेलेबल है ही आपके पास। और इसके सारे प्रश्नों को भी मैं शेयर करूंगी, अभी मैं कर रही हूँ, और उसके बाद आप स्वयं कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आईसीएसई कभी पूछता नहीं है, इसीलिए इस पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर दे। निरंतर गतिमान उसे कहेंगे। निरंतर मतलब लगातार, गतिमान मतलब जो गति में रहे, यानी निरंतर गतिमान मतलब जो हमेशा चलता रहे, जो कभी नहीं रुके, उसे हम कहते हैं निरंतर गतिमान। नीचे लिखे शब्दों में से, ये सब भी ऊपर जो प्रश्न दिए गए उसके आधार पर है, मैं जो इम्पोर्टेंट है उनकी चर्चा कर रही हूँ। हवाइयां उड़ना। हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही प्रयोग है, सही वाक्य प्रयोग है। पहले हमें जानना है कि हवाइयां उड़ना का अर्थ क्या है। हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। जैसे अचानक आप जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक शेर आ जाए आपके पास, या कहीं से भी जा रहे हैं आप, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, आप सोने के लिए आए और आपने देखा अरे बिस्तर पर तो सांप है, आपके चेहरे पर एकदम हवाइयां उड़ने लगे। आपने कुछ झूठ बात कही, कोई गलत बात कही, माता और पिता ने पकड़ ली, टीचर उस बात को समझ गई, तो आप घबरा जाएंगे, आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी। अब हम देखते हैं कि इसका सही वाक्य प्रयोग क्या है। बेटे को पाकर माँ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नहीं, बेटे को पाकर तो माँ का हृदय बाग बाग हो जाएगा, हृदय खिल जाएगा। दिवाली में शाम होते ही हवाइयां उड़ने लगी, ये भी गलत, तो ये वाक्य प्रयोग इसके अनुसार सही नहीं है। रात तो होते ही मेरी हवाइयां उड़ जाती है। क्यों रात होगी तो मैं घबरा जाएंगे हम लोग? रात होने पर तो अच्छा लगता है कि चलो अब सुकून है, अब कोई काम नहीं है, अब सोना है। पुलिस को सामने देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, तो ये एकदम सही है। तो ई का सही उत्तर है अंतिम वाला। क्रियाकलाप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्रियाकलाप, क्रियाकलाप कार्य नहीं होगा। आत्मसात करना मतलब किसी चीज को समझना। सही उत्तर है गतिविधि। क्रियाकलाप गतिविधि, एक्टिविटी। तुम्हारे कल के कर्म, कल मतलब गुजरे हुए जो कर्म है, वे तुम्हारे भावी जीवन पर, भावी जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। भविष्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर अगर भविष्य होगा तो भविष्य के जीवन पर, भावी मतलब होता है भविष्य से जुड़ा हुआ, तो ये उत्तर सही है यहाँ पे। आठवां प्रश्न है, पर्ची पढ़ते ही उस उद्योगपति की हवाइयां उड़ गई। जो जैसा ऊपर पढ़ा था वैसे मतलब उसके होश उड़ गए, घबरा गया वो। तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी एक मुहावरा है, और यहाँ पर पूछा गया है मुहावरे का अर्थ, तो ये इसका अर्थ होगा घबरा जाना। मूल्यवान का अर्थ, मूल्यवान का क्या अर्थ होता है? मूल्यवान का अर्थ होता है कॉस्टली। तो मूल्यवान का अर्थ इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, तो मूल्यवान का अर्थ बहुमूल्य मतलब बहुत कॉस्टली, कीमती मतलब भी दामी होता है, कॉस्टली होता है, बेशकीमती मतलब भी बहुत। और ये जो मूल्यहीन है, ये इसका विलोम है। यानी मूल्यवान मतलब अगर बहुत कॉस्ट, तो मूल्यहीन मतलब इसका कोई कॉस्ट ही नहीं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, यहाँ वहां पड़ा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं मूल्यहीन। गतिमान शब्द का अर्थ है जो हमेशा गति में रहे, चलता रहे, अनुत्तेजनशील नहीं, अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय, तो ये शब्द सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार बताइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार बताइए। विलोम शब्द लिखिए। सन्यासी का विलोम है गृहस्थ, होगा गृहस्थ, सन्यासी का गृहस्थ। ओके, क्या होगा भोगी का शब्द? भोगी का विलोम क्या होगा? भोगी का विलोम होगा संतोषी। भोगी का विलोम होगा संतोषी। पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। दामिनी का पर्यायवाची शब्द, दामिनी, कई बार हमने पढ़ा है दामिनी। हम नीचे से शुरू करते हैं। चमक मतलब होता है दमक, आभा, कांति, दमक, आभा। मेरे साथ साथ लिखते जाइए, तो हमें पता नहीं कौन सा शब्द आपको कब काम आ जाए। कांति। रजनी का अर्थ होता है रात, रात। कांति शब्द याद होगा आपको, बड़े घर की बेटी में इतनी पढ़ाई की थी उसने, आनंदी के जो पति थे श्रीकांत सिंह, की उनका चेहरा कांतिहीन हो गया था, मतलब चेहरे से चमक ही गायब हो गई थी। तो रजनी का है रात, रात का अर्थ है रजनी, रात्रि, निशा। बिजली का अर्थ होता है दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़िग। ओके, अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। तो राष्ट्र से राष्ट्रीय अगर बनाते तो ये विशेषण है,
तिरंगा मेरा राष्ट्रीय झंडा है। कैसा झंडा है? राष्ट्रीय, तो ये विशेषण है। तो राष्ट्र से भाववाचक बनता है राष्ट्रीयता। शब्द को शुद्ध करना है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर। आपको मैंने कई बार बताया है कि, और इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप लिखकर उससे अभ्यास कीजिए। अंतरराष्ट्रीय, तो अंतर, अंतर यहाँ पर र का उच्चारण हम पा रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय, जहां पर भी र का उच्चारण होता है वो आगे के वर्ण पर लग जाता है, अंतरराष्ट्रीय। अगला है मुहावरे का अर्थ बताना है, आंख का काजल चुराना। आंख का काजल चुराना आसान काम थोड़ी है। आप खड़े और आपकी आंख में काजल कोई ले जाए, मतलब आप सतर्क नहीं है, या फिर वो सामने वाला बहुत ही सफाई के साथ काम करता है। यानी आप खड़े हैं और आपके सामने, आंखों के सामने आपसे कोई चीज गायब हो जाए, तो बड़ी सफाई के साथ, बड़े परफेक्शन के साथ चोरी करना, उसे कहते हैं आंख का काजल चुराना। छठा प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्य शुद्ध कीजिए। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का अर्थ बदले, इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? बहुत सीधी सी बात है, इतना बड़ा इन्होंने घुमा फिरा कर दिया है। तो इस वाक्य में हमें नहीं का प्रयोग करना है और वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है। तो हम देखते हैं कि प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, उसके समान कक्षा में कोई नहीं प्रतिभाशाली छात्र है, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, और वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये तो अर्थ बदल गया, जबकि यहाँ तो कहा जा रहा है, यहाँ क्या बात कही जा रही है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, तो उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये उत्तर सही है। आप कहेंगे मैम इसमें और इसमें अंतर तो नहीं है, लेकिन ये वाक्य रचना गलत है। उसके समान कक्षा में कोई नहीं, कोई नहीं, उसके समान कक्षा में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये जो वाक्य का जो क्रम है, ऑर्डर है शब्द का, ये तो ये वाला उत्तर सही है। ये छठा का सी। सातवां है विशेषण बनाइए। संस्कृति का विशेषण शब्द क्या होगा? संस्कृति में इक जोड़ेंगे, और जब भी हम इक जोड़ते हैं तो पहले अल्फाबेट में कोई ना कोई बदलाव होती है, बदलाव उसमें होता है। जैसे इतिहास से बनता है तो वो ऐतिहासिक हो जाता है, हृदय का बनता है तो वो हार्दिक हो जाता है। वैसे ही संस्कृति से जब बदलेंगे हम विशेषण तो बन जाएगा सांस्कृतिक। अक्षी शब्द का तद्भव शब्द होगा आंख। ये कई बार हमने पढ़ा है। कौवा का होता है काक। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखा है, आंखों के सामने, ऐसी घटना जो हमारी आंखों के सामने घटी हो, प्रत्यक्ष। वचन बदलना है, उंगली। उंगली का जब हम वचन बदलेंगे तो बनेगा उंगलियां, उंगलियां। नेक्स्ट है, अब है सेक्शन बी पर हम आ गए हैं। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो दुहाई देना मतलब जैसे किसी चीज के बारे में बार बार कह करके, जैसे हे ईश्वर तुम अगर मेरा मेरा कल्याण नहीं करोगे तो कौन करेगा, हे ईश्वर मेरी मदद करो। तो हम यहाँ ईश्वर की दुहाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर शराफत और इंसानियत की दुहाई दी जा रही है। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो कुछ देर पहले, तो कौन है वक्ता? वक्ता को बताइए, वक्ता कौन है? कौन है? शराफत और इंसानियत की दुहाई कौन दे रहा था? जब उसकी बेटी गौरी की विदाई नहीं की गई तब वह व्यक्ति शराफत की बात करने लगा। सही बात है। जब हम सबसे पहले जो अधर्मी होते हैं वही धर्म की बात करते हैं। तो कौन है जिसने अपनी बहू की कमला की विदाई नहीं की थी? कौन है वह व्यक्ति जिसने कमला की विदाई नहीं की थी? तो कमला की विदाई नहीं करने वाला जो व्यक्ति था, कमला की विदाई नहीं करने वाला जो व्यक्ति था वो था जीवनलाल। कमला की विदाई नहीं करने वाला व्यक्ति जीवनलाल था, और जीवनलाल का यह मानना था कि उसने भरपूर दहेज दिया है, उसने बहुत दहेज दिया है, और उसकी बेटी गौरी की विदाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से क्या होता है? अप्रत्याशित शब्द आशा के विपरीत। अप्रत्याशित रूप से क्या हुआ था कि गौरी की विदाई नहीं की गई थी। जैसे जीवनलाल दहेज से संतुष्ट नहीं थे, वैसे ही गौरी के ससुराल वाले भी दहेज से संतुष्ट नहीं थे। उनका भी जीवनलाल के जैसे ही सोच थी उनकी भी, और उनका भी यही मानना था कि दहेज कम दिया गया है। तो प्रश्न है कि दुहाई कौन दे रहा है?
तो जीवनलाल शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहा है या दे रहा था। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 12 है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट और अनजान में ही लज्जा हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी, इन शब्दों में किसके द्वारा किसके रूप की प्रशंसा की गई है? कल भी जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके पहले भी एक वीडियो संस्कार और भावना का मैंने अपलोड किया है, उसमें बड़े विस्तार से मैंने इन प्रश्नों की चर्चा की है, तो जरूर देखिए उन प्रश्नों को और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इन शब्दों में किसके द्वारा और किसके रूप की प्रशंसा की गई है? तो इन शब्दों में अतुल की पत्नी अर्थात उमा के द्वारा माँ की प्रशंसा, ये तो सही है किसके द्वारा, लेकिन किसके रूप की प्रशंसा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला ही, पहला जो हाफ आंसर है वही गलत है, तो हम इसे देखेंगे ही नहीं। इन शब्दों में उमा के द्वारा अविनाश की पत्नी की प्रशंसा की गई है, ये सही है, लेकिन हम चौथा विकल्प भी देखेंगे। इन शब्दों में माँ के द्वारा, यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है वो करेक्ट है, लेकिन माँ के द्वारा प्रशंसा नहीं की गई है, तो इसका ये उत्तर सही है, 12वां का सी। 13वां प्रश्न है, जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। मेरा कुछ प्रश्न है इन प्रश्नों के पहले, कि जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा करना चाहती तो पहले उस घाव का, कौन से घाव की चर्चा कर रहे हैं, क्या घाव लगा है और किसे लगा है? तो घाव, जिस व्यक्ति को घाव लगा है वह व्यक्ति है जीवनलाल। किस घाव की चर्चा कर रहे हैं? जब वे अपने बेटे रमेश की बारात लेकर के जब वे वहां गए थे विवाह के लिए, तब उनका मानना था कि जो खातिरदारी है, खातिरदारी जिस जैसी उन्होंने आशा की थी वैसी खातिरदारी नहीं की गई थी, और यह उनकी बिरादरी के नाम पर लगा एक कलंक था, और यह कलंक उनके लिए एक घाव के समान था, और इसी घाव के इलाज के लिए उन्हें एक मरहम की आवश्यकता थी, और इस मरहम की कीमत थी, यानी दहेज, मरहम के रूप में जो छिपा हुआ दहेज था उसकी वो था 5,000 रुपए। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि वक्ता कौन है? तो वक्ता, यहाँ पर वक्ता जो व्यक्ति है वो है जीवनलाल, ये तो हमने समझ लिया कि वक्ता जीवनलाल है। श्रोता कौन है? तो श्रोता प्रमोद है। वक्ता जीवनलाल है और श्रोता है प्रमोद। कहाँ आया है प्रमोद? अपनी बहन कमला की विदाई के लिए आया है। अपनी बहन कमला की विदाई के लिए आया है। कौन उसका लगातार अपमान किए जा रहा है? लगातार कौन उसे कड़े शब्द सुना रहा है, कड़वे शब्द सुना रहा है, बातों के तीर मार रहा है? कौन है वह व्यक्ति? तो जीवनलाल है। जब उसने विदाई की बात की तब जीवनलाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले जाओ कह देना अपनी माँ से कि बेटी की विदा करना चाहती है तो उस घाव के लिए मरहम भेजे। अब है वक्ता और श्रोता कौन है। देखिए, जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र जब आता है तो पहले विवेचना कीजिए, समझिए उसे, सभी प्रश्नों को समझिए अच्छे से, और आगे पीछे क्या कहा गया। कभी कभी आपको लगता है कि अरे नहीं, यही प्रश्न का उत्तर, ये जो उत्तर दिख रहा है ना यही सही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब आप उसके अंदर तक जाते हैं, उस प्रश्न को समझते हैं, वक्ता श्रोता को समझते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं, तब आपको एहसास होता है कि नहीं, ये उत्तर सही है। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक विकल्पों को चुनिए। तो वक्ता और श्रोता इसी ऑर्डर में हम देखेंगे। वक्ता है जीवनलाल, तो मुझे यहाँ जीवनलाल नजर आ रहे हैं, और श्रोता राजेश्वरी नहीं, ये नहीं है। वक्ता यहाँ भी जीवनलाल है और श्रोता प्रमोद है, राइट है ये। एक बार यहाँ देख लेते, वक्ता जीवन और श्रोता रमेश नहीं, रमेश से ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी, और प्रमोद तो ऐसा इस तरह से दूसरों का अपमान करने वाला व्यक्ति था ही नहीं। 14th क्वेश्चन है, जिनकी खाल मोटी है वो होती है मातृभूमि का मान। कौन से चैप्टर से है? मातृभूमि का मान चैप्टर से है। तो चैप्टर का नाम है मातृभूमि का मान। हरिकृष्ण सिंह जो प्रेमी हैं इसके लेखक है, मातृभूमि का मान। और किसने कही थी जिसकी खाल मोटी होती है? इसका वक्ता है महाराणा लाखा। कब कहता है वो कथन, यह कथन वो कब कहता है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई अपयश या कलंक या अपमान का कारण नहीं होता है। तो जब अभय सिंह जो उनके सेनापति हैं, महाराणा लाखा के जो सेनापति हैं, क्या नाम है सेनापति का? अभय सिंह जी। अभय सिंह जी जब उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे हार जीत तो लगी रहती है, खेल में हार जीत मतलब वो लगा रहता है, फिर युद्ध में जो हार जीत है वो होता रहता है, तो इसके लिए
इसमें कोई मान या अपमान की बात नहीं होती। लेकिन महाराणा लाखा कहते हैं कि यह मेरे लिए मान या अपमान की बात है। क्यों है? क्योंकि मेरी जो खाल है वह मोटी नहीं है। मतलब मैं शेमलेस, मैं बेशर्म इंसान नहीं हूं, मैं निर्लज नहीं हूं, तो मेरी खाल मोटी नहीं है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? उन्होंने साथ ही यह बात कही कि मैं किन, मतलब मेरा जो वंश है, मैं मेरे जो पूर्वज हैं, वीरवर हम्मीर हैं मेरे पूर्वज। उन्होंने दो लोगों का वहां पर नाम लिया, तो उन्होंने कहा जो मेरे पूर्वज हैं उन्होंने ऐसे काम किए कि जिन्होंने वंश का मान बढ़ाया है, और मेरे ऐसा, मतलब ये जो नीमरा के युद्ध में मेरी हार हुई है, इससे मेरा अपमान हुआ है, तो इसीलिए इस अपमान का बदला तो मुझे लेना ही है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस तरह का एक प्रण ले लिया था। क्या प्रण लिया था उन्होंने? मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि मतलब मैं हाड़ा के किले में ससैन्य, हाड़ा के किले में ससैन्य प्रवेश नहीं कर लेता, ऐसा उन्होंने प्रण लिया था। अब प्रश्न पर आते हैं हम, उपर्युक्त वाक्य किसने किससे कहे हैं? अभी अभी मैंने आपको सब बताया, ये शेयर किया मैंने। तो महाराणा लाखा ने कहा था, किससे कहा था? अभय सिंह से कहा था। महाराणा लाखा ने अभय सिंह, कौन है महाराणा लाखा? तो ये चित्तौड़ के शासक हैं। कौन है अभय सिंह? ये चित्तौड़ के सेनापति। कहाँ गए थे अभय सिंह? अभय सिंह गए थे राव हेमू के पास। क्यों गए थे? तो महाराणा लाखा का ये उनका प्रस्ताव लेकर गए थे। आगे बढ़ते, बाकी चैप्टर पढ़िए, और आपको कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, मैं अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते बच्चों। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी कुछ नहीं रहता। ऐसी कमाई, कैसी कमाई? यानी भ्रष्टाचार की कमाई। आपने वहां पढ़ा होगा कि जगत सिंह जब कमरे में, अपने कमरे में थे, तो एक व्यक्ति आया था और वह 500 रुपयों की रिश्वत देने की बात कर रहा था। और उसी समय जब रसीला ने रमजान से इस घटना, इस वृत्तांत का जिक्र किया, तब रमजान ने बताया भैया इतनी सी बात, आज ही इन्होंने मेरे जो मालिक है वे भी कुछ कम नहीं है, बल्कि गुरु हैं इनके, आज भी एक शिकार हाथ लगा है, 1000 से कम में बात तय नहीं होगी। तो यहाँ पर किस गुनाह की बात की जा रही है? तो मालिकों के रिश्वत लेने वाली गुनाह की बात कर रहे हैं। ठीक है, रमजान कोई रिश्वत नहीं ले रहा है, और यही उत्तर सही है, मालिकों के रिश्वत। कौन है दोनों मालिक? तो दोनों मालिक है, एक है शेख सलीमुद्दीन, शेख सलीमुद्दीन, और जो दूसरा मालिक है वो है जगत सिंह, जगत सिंह। क्या है दोनों का पेशा? शेख सलीमुद्दीन न्याय के पद पर है, लेकिन अन्याय करने से नहीं चूकते, और जगत सिंह रिश्वत लेकर काम करते हैं, और रिश्वत लेकर काम करवाते भी है। जो रिश्वत इन्होंने सिपाही के हाथ में दिया था, कितनी रिश्वत दी थी इन्होंने? इन्होंने 5 रुपए की रिश्वत दी थी सिपाही के हाथों में। वही रिश्वत अगर, मतलब रिश्वत की जगह अगर उन्हीं पैसों से वे रसीला की मदद कर देते जब उसके बच्चे बीमार थे, तो शायद समाज में एक और चोर नहीं पनपता। घर से खत आया है कि बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। मुझे बताइए किस प्रकार का वाक्य? घर से खत आया है, क्या खत आया, खत में क्या है मालूम नहीं, ये है खत की बात। तो ये दोनों ये जो वाक्य है, पहला वाक्य वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य। तो वक्ता का नाम बताइए। वक्ता है यहाँ पर रसीला, वक्ता रसीला है। श्रोता कौन है? श्रोता है यहाँ पर रमजान। कब कही उसने यह बात? जब रमजान ने उससे कही अगर कोई बात नहीं तो खाओ मेरी सौगंध, खाओ सौगंध की तुम्हें कोई परेशानी नहीं। जब उसने उसके चेहरे पर खूब परेशानी देखी, तब उसने यह उससे पूछा, और फिर यह कथन कहा। अगला प्रश्न है, धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? तो धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि उसे कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह, भविष्य की बात नहीं, उसे कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोकों की बात जान सकती है। मेरे अनुसार ये सही होना चाहिए, फिर भी हम देखेंगे एक बार। कोई महायज्ञ खरीद सकती थी? नहीं। पृथ्वी लोक की बात, सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं, वो तीनों लोक की बात जान सकती थी, स्वर्ग लोक, जो भी लोक है, पाताल लोक, सबकी बात जान सकती थी। तो 17 का भी ऑप्शन करेक्ट है। अब है, कैप्टन की मृत्यु के बाद हवलदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे? आप पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बच्चों कि इसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपकी जो परीक्षा होगी सेमेस्टर 1 की, उसमें भी सभी चैप्टर्स मतलब पहले जो 4 चैप्टर हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कैप्टन की मृत्यु के बाद हवलदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे?
तो वे इसलिए नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, बस्ती में पता नहीं और कोई ऐसा था या नहीं जिसमें देशभक्ति की भावना हो, और नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर कोई चश्मा लगाएगा या नहीं लगाएगा, उनके अनुसार किसी ने नहीं लगाया होगा चश्मा, किसी ने नहीं लगाया होगा, तो वे मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। यह विकल्प सही है इसमें। अब 19वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई थी? नेताजी की मूर्ति बनवाई थी नगर पालिका ने। अगर यही प्रश्न रहता कि बनाई किसने थी, सपोज फॉर द टाइम बीइंग सोच लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि यह मूर्ति बनाई किसने थी, तो यह मूर्ति बनाई थी ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, एक ही अठन्नी की तो बात थी। यह इंसाफ नहीं अंधेर है, एक ही अठन्नी की तो बात थी। तो यह कथन किसका है? जब रसीला को सजा दी जाती है 6 महीने की सजा मात्र अठन्नी की चोरी के लिए, और सजा देने वाला भी कौन है? वह इंसान जिसने एक दिन पहले 1000 की चोरी की थी। चोरी की थी कहने का अर्थ रिश्वत ली थी उसने 1000 की, और उसी रुमाल से मुंह पोंछ रहा था जिस रुमाल में उसने बांधकर रिश्वत उसे दी गई थी। तो जब उसे यह फैसला सुनाया गया तो इसीलिए उसने कहा कि यह इंसाफ नहीं अंधेर है। यहाँ अंधेर सिंबलाइज कर रहा है अन्याय। अंधेर शब्द किस बात का प्रतीक है? अन्याय का प्रतीक है। अगर ऐसा पूछा जाए कि अंधेर शब्द किस बात का प्रतीक है, तो वह अन्याय का प्रतीक है। तो यह कथन है रमजान का, ये रमजान का। 20वां का तीसरा विकल्प हमारा सही है। फिर से कह रही हूँ, पेंसिल पेपर पेन लेकर बैठिए और साथ साथ जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ साथ साथ आप इसके आंसर्स को साथ साथ लिखते जाइए। महायज्ञ का पुरस्कार से अगला प्रश्न है, महायज्ञ का पुरस्कार सही विकल्प चुनिए महायज्ञ का क्या तात्पर्य है? इस चैप्टर में महायज्ञ का क्या तात्पर्य है? तो निस्वार्थ भाव से किया गया यज्ञ, धन दौलत एकत्रित करने के लिए किया गया यज्ञ, घर में शांति स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ, या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किया गया यज्ञ। तो मेरे अनुसार निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म हम करते हैं, निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म हम करते हैं वही महायज्ञ बन जाता है। तो निस्वार्थ भाव से किया गया यज्ञ ही महायज्ञ है। 22वां प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक का नाम क्या है? 22वां, ये बहुत ही आसान, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आप स्वयं बताएंगे कि स्वयं प्रकाश जी है या कौन है। 23वां प्रश्न, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। अभी हम आ चुके हैं कौन से प्रश्नों पर? एकांकी संचय के। उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बाप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा क्यों ली थी? ऑलरेडी हमने इसकी चर्चा कर ली थी पहले भी, तो एक बार फिर से प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि वे नीमरा के युद्ध में मुट्ठी भर हाड़ाओं से हार गए थे। हम एक बार चारों ऑप्शंस को देखते हैं। क्योंकि मेवाड़ के शासक को निमरा के युद्ध के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा। मेरे अनुसार यही उत्तर सही है, लेकिन हम चारों विकल्पों को, अन्य 3 विकल्पों को भी खंगालेंगे, देखेंगे, ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। तो ये अच्छा विचार था महाराणा लाखा का, जिसको उन्होंने प्रस्ताव के रूप में भेजा था राव हेमू के पास। लेकिन इस विचार के पीछे स्वार्थ छिपा था। अगर वे निस्वार्थ भाव से मित्रता के रूप में इस संदेश को भेजते तो शायद ये लोग एक हो जाते, ताकि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे। ओके, लेकिन प्रतिज्ञा लेने की वजह यही थी क्योंकि वह शक्ति नहीं प्रेम का अनुशासन करना चाहते थे। तो 23वां का उत्तर यही सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 24, इसे देखकर हलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। क्या चीज देखा था उन्होंने? किस चीज को देखा था उन्होंने? तो उन्होंने जब कैप्टन को देखा था पहली बार, तब उनके हृदय में बड़ी दया की भावना उठी। अरे, कैप्टन के बारे में सोचा कुछ और था और ये तो एकदम ऐसा मरियल सा इंसान है। पान वाले को देख करके भी नहीं, बच्चे को भी देखकर नहीं, मूर्ति के चेहरे को। क्यों कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई थी? क्योंकि जो मूर्ति था, वो मूर्ति बनी हुई थी, वो संगमरमर की थी, लेकिन जिस पर जो चश्मा था वो रियल था। तो ये देख करके उनके चेहरे पर एक जिज्ञासा और एक कैसे एक हंसी की बात हो गई। तो वो कौतुक भरी और एक जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि कौन है, क्या करता है, क्यों करता है, कौन ऐसे करता है। तो ये उनके मन में जाग गई थी। किसे देखकर हालदार, ये हो गया 25वां, यह देखकर सेठ का दिल भर आया और उन्होंने सोचा
बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता, तभी तो यह हालत हो गई। यज्ञ बेचने के लिए सेठ जी, यज्ञ बेचने के लिए सेठ जी कहाँ गए थे? तो यज्ञ बेचने के लिए सेठ जी कुंदनपुर तो गए थे, कुंदनपुर तो गए थे, तो कुंदनपुर के धन्ना सेठ के पास, पन्ना सेठ के पास नहीं गए थे, धन्ना सेठ की पत्नी के पास भी नहीं गए थे, धन्ना सेठ के पास वे गए थे। तो यह उत्तर सही है यहाँ पे। 26वें प्रश्न की ओर आते हैं। बात अठन्नी की कहानी में लेखक ने समाज की कौन सी बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है? कौन सी बुराई को इसमें बताने की कोशिश की गई है? तो दहेज की समस्या है से जुड़ी हुई, जो हमारे से जुड़ी जो रचना है वो है बहू की विदा। समाज में व्याप्त भेदभाव की भावना को, तो जो भेदभाव है वो संस्कार और भावना है। रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों पर, तो ये भी संस्कार और भावना पर है। और समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे, तो यह इसमें बिल्कुल सही है। तो 26वां का चौथा विकल्प सही है। 27वां प्रश्न है, वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। गोचर मतलब होता है जो चलता फिरता रहे, जो दिखे, नजर आए, जिसको हम छू सके। अगोचर मतलब न छू सके न देख सके, उसे हम कहते हैं अगोचर। इसे हम ईश्वर को भी हम अगोचर कहते हैं। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। आर्द्रता हम कहते हैं नमी को। तो शामू की तुलना किससे की जा रही है? तो इसकी तुलना शामू से की जा रही है। किस चीज की तुलना की जा रही है शामू से? कि जैसे शामू के आंखों में तो आंसू नजर नहीं आते थे, लेकिन उसका हृदय अंदर से रोता था। ऊपर से रोता नहीं था, लेकिन हृदय अंदर से रोता था, और अपनी माँ को वह देखना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ ही उसकी, किसी भी छोटे बच्चे की जो माता होती है वही उसकी जिंदगी होती है। उससे आगे वह कुछ सोचता नहीं है। 28वां प्रश्न है, एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो हालदार साहब को मूर्ति में नजर आया, कस्बे से गुजरते हुए, कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अदरवाइज रोज वे आते थे और उधर कभी गोगो लगा होता था, कभी काला चश्मा, कभी कोई और रंगीन चश्मा, कभी चौखट, उसका जो फ्रेम होता था वो कभी स्क्वायर होता था, कभी रेक्टेंगुलर होता था, आयताकार होता था, लेकिन चश्मा होता था। लेकिन एक बार ऐसा था कि कोई चश्मा उस पर नहीं था। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर ली है, उससे छुटकारा तो मिल ही जाएगा। तो नकली दुर्ग क्यों बनवाया गया था? किसने बनवाने का आदेश दिया था? नकली दुर्ग बनवाने, मतलब नकली दुर्ग बनवाने का विचार किसका था? किसने, यह महाराणा लाखा को यह विचार किसने दिया था? तो वो थी चारनी। इस विचार को कार्यान्वित किसने किया था? तो वे थे अभय सिंह। और क्यों किया था इन लोगों ने मिल करके ये? क्योंकि वे राजपुताने में, सबसे पहली बात है, चारनी नहीं चाहते थे कि राजपुताने में विद्वेष की आग फैले, यानी आपस में ही लड़कर राजपूत मर जाएं, चारनी ये नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने इस तरह का उपाय दिया था। ओके, यहाँ पर एक शब्द है कि विवेकहीन। तो किसने, महाराणा लाखा को भी यह बात समझ में आ रही कि उसने जो प्रतिज्ञा की थी वो विवेकहीन है। क्या होता है विवेकहीन का विलोम? विवेकी। और विवेकी का विलोम होता है अविवेकी या विवेकहीन। अपमान का विलोम क्या होता है? सम्मान। तो अब प्रश्न है कि नकली दुर्ग क्यों बनवाया गया? तो क्रोध में ली गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। हम एक क्षण के लिए मानते हैं कि यह सही हो सकता है, और हम देख लेते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड देने के लिए नहीं, इसके लिए तो उसे रोका गया उनको। महाराणा लाखा के आत्मसंतोष के लिए नहीं, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बच्चों। तो ये उत्तर यहाँ पर सही है। महाराणा लाखा ने जो प्रतिज्ञा ले ली थी, महाराणा लाखा ने, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? अंतिम पेज में, उस चैप्टर के अंतिम पेज में देखेंगे कि दुनिया के अंतिम पेज है, उसके एक पेज पहले है ये, कि दुनिया का जो स्वार्थी स्वभाव है उसे देख करके हालदार साहब बहुत दुखी हो गए थे। कौन है हालदार साहब इसमें? हालदार साहब वह व्यक्ति है जो हर 15वें दिन कस्बे से गुजरा करते हैं। और फिर से मैं आपसे कहूंगी बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़िए और रिटन में प्रैक्टिस कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग एग्जाम्स।